हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास मैथ्स की है। दोस्तों आज की इस क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग। मेंसुरेशन फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल वाला कंसेप्ट, मतलब क्षेत्रफल वाले जो शेप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में मेंसुरेशन का ही जो है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम, जिसमें हम वॉल्यूम वाला पार्ट पढ़ेंगे या आयतन से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें घन, घना, गोला, बेलन, शंकु ये होगा। और क्षेत्रफल वाले में आप लोगों के पास क्या होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, इसके अलावा त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग एरिया से संबंधित या क्षेत्रफल से रिलेटेड पढ़ेंगे। पार्ट 2 में जो है मतलब इसी का जो मेंसुरेशन का सेकंड भाग होगा उसमें हम लोग आयतन पढ़ेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। आज के सेशन में मैं केवल आप लोगों से फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। केवल मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले हैं क्षेत्रफल वाले उनको हम डिस्कस करेंगे आज, और कुछ आकृतियों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए ये वीडियो। तो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहले से, उनके तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं वो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे कहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहली चीज हम देखेंगे दोस्तों कि क्षेत्रफल वाले में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्क्वायर या वर्ग। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने पहली फॉर्मूले लिख दिए हैं, मैं इनको एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहली चीज हमें देखना है वर्ग, स्क्वायर। तो आपको पता होनी चाहिए कि वर्ग की आकृति कैसी होती है, इसका शेप कैसा होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में, कि वर्ग की क्या पहचान है, या वर्गाकार चीज जो भी होती है उसकी चारों साइड्स जो है, चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों साइड्स या भुजाएं बराबर होती है, वही आपकी वर्गाकार आकृति होगी। कैसी होगी? वर्गाकार आकृति। और उसकी भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, है ना। उसकी भुजा को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये भी आप लोग जानते ही है। तो आप याद रखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल निकालो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे वृत्त हो, चाहे अर्धवृत्त हो, चाहे त्रिभुज हो, क्षेत्रफल में कौन सी चीज का वैल्यू आता है हमारे पास, वो ध्यान दीजिए आप। तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल में जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसका मान हम निकालते हैं हमेशा। कोई भी शेप हो, अंदर वाला जो भाग है इसी का मान हम क्षेत्रफल में निकालते हैं। क्लियर है? और परिमाप की अगर बात करूं, परिमाप को आप परिमिति भी कह सकते हैं, परिधि भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। तो किसी भी चीज की परिधि, उसकी बॉर्डर की कुल लंबाई, जैसे मान लीजिए ये वर्गाकार कोई खेत है, तो खेत में तो अंदर का जो पार्ट है ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ये जो इसकी जो मेड़ है, ये जो मेड़ है, ये मेड़ चारों तरफ से फैली हुई है, तो इसकी कुल लंबाई को हम कहेंगे परिमाप। अब चाहे वो आयत हो, चाहे वृत्त हो, चाहे त्रिभुज हो, परिमाप क्या होता है? बॉर्डर की लंबाई। किसकी लंबाई? बॉर्डर, है ना। तो इस तरीके से ये सभी भुजा, या बोल सकते हैं सभी भुजाओं का योगफल, वो है आपका परिमाप, या पेरीमीटर भी जिसको जानते हैं हम लोग, पेरीमीटर के नाम से। क्लियर है दोस्तों? तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि परिमाप में क्या निकलता है, क्षेत्रफल में क्या निकलता है। अब बात करें विकर्ण। विकर्ण वही कोने से कोने की दूरी, जैसे यहां से चले हम इस कोने से, तो इस कोने तक की लंबाई, इसको कहेंगे हम विकर्ण। कोई भी आकृति हो, जैसे आयत भी है तो कोने से कोने की दूरी क्या होगी? विकर्ण की लंबाई होगी। चलिए, उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई है। तो अब हम फॉर्मूले देखें। तो वर्ग जो होता है, वर्ग की भुजा जो होती है ए होती है, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है भुजा का वर्ग या ए का स्क्वायर, है ना। तो ए का स्क्वायर जो है आप लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें हम परिमाप की या परिधि की बात करें, तो दोस्तों देखिए ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ऐसी चार भुजाएं हैं जिनका मान ए है। तो आपका जो परिमाप बनेगा वो बनेगा 4a, है ना। सभी भुजाओं की कुल लंबाई, उसी में परिमाप होता है आपका, तो ये बनेगा 4a। अब यहां से विकर्ण की बात करें दोस्तों, तो विकर्ण का फॉर्मूला जो है ना, विकर्ण का फॉर्मूला इस तरह से आता है। ये लंबाई हमें निकालनी है, हमें ये पता है। तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग, एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, और ये बन रहा है राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में अगर हमें लंब पता है और आधार पता है, तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो उसी से आपका ये फॉर्मूला भी बना है, √2a, है ना। ये बनाया मैंने रख दिया है। अब आप लोगों को ज्यादा डिटेल देखनी है ना, तो पिछली क्लासेस की बुक्स आप देख लीजिए, वहां से आप लोगों को पता हो जाएगा। तो अभी आप लोग मोटे मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों का हो जाएगा √2a। अब याद रखिए, वर्ग में एक चीज आपको कॉमन दिख रही है। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग की परिधि निकालना हो, या परिमाप निकालना हो, या फिर वर्ग का विकर्ण निकालना हो, तो हमें उसकी भुजा की जरूरत पड़ेगी। उसकी भुजा का मान अगर आपके पास है तो आप वर्ग की सारी चीजें निकाल सकते हैं, है ना। क्षेत्रफल भी, परिमाप भी और विकर्ण भी। क्लियरली?
चलिए अगले शेप की ओर। तो अगला शेप है आपका रेक्टेंगल, या जिसको कहेंगे हम आयत, है ना। आयत की क्या पहचान है भाई, आयत का शेप कैसा होता है? तो आयत का शेप ये होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की। ये अगर L है तो ये भी L होगी, ये अगर चौड़ाई B है तो ये भी B होगी, तो ये आपका रेक्टेंगल होगा। क्लियरली भाई। अब यहां पर हम देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये तो हम जानते ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आयत में अगर कुछ भी निकालना हो ना, क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप निकालना हो या विकर्ण, तो हमें लंबाई पता होनी चाहिए और चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो आप ये सारी चीज निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई से। परिमाप की बात करें तो ये बनेगा 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण भी इसका जो है ना पाइथागोरस प्रमेय से आता है। ये आपका जो है, ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा इसमें अंदर, और इसमें आपको पता है ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा, तो हम यहाँ से विकर्ण निकाल लेंगे। तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय से ही आता है फॉर्मूला। तो ये आता है कर्णी के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मूले आयत के हो गए और ये 3 फॉर्मूले वर्ग के हो गए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। और आपको नहीं याद नहीं हुए, जिन बच्चों को अभी तक फॉर्मूले याद नहीं हुए, तो वो क्या करेंगे, ऐसी आकृति बनाएंगे और बार बार हर दिन लिख कर देखेंगे। अभी जब तक मेरा ये लेक्चर चल रहा है मेंसुरेशन वाला, तब तक जो है आप डेली क्या करो, एक रफ पेज निकालो, उस पर फॉर्मूले नोट करो, है ना। तो आपको धीरे धीरे दिमाग में फिट हो जाएंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला मेंसुरेशन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आइए आते हैं सर्कल की ओर। सर्कल या वृत्त, है ना। तो वृत्ताकार आकृति तो हमने देखी है, इस तरह से होती। पहिया वृत्त का उदाहरण है, चाहे वो गाड़ी का पहिया हो, चाहे वो किसी का भी पहिया हो, पहिया हमेशा सर्कल के आकार में होगा, है ना। तो ये आप लोगों का वृत्त हो जाएगा। वृत्त में एक केंद्र होगा, केंद्र से लेके अगर परिधि तक मैं जाऊं तो इसको बोलेंगे हम त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या, या इसको अर्धव्यास भी कहा जाता है, अर्धव्यास, है ना। अगर पूरे व्यास की बात करूं मैं, तो यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये बन जाएगा वृत्त का व्यास, एक आर और आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सर्कल है। सर्कल का अगर क्षेत्रफल निकालना हो हमें, तो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में क्या चीज निकलती है वो पहले ही बता चुका हूं, ये जो अंदर वाला भाग है इसका वैल्यू आता है क्षेत्रफल में, और परिधि या परिमाप में क्या होता है, ये बाहर जो बॉर्डर की टोटल लंबाई है वो आती है ना। तो ये आप लोग दिमाग में सेट रखेंगे। तो वृत्त की परिधि अगर निकालना है तो ये हमारे पास है 2 पाई आर, और वृत्त का व्यास हमें निकालना है तो हमारे पास ये हो जाएगा 2r। दो त्रिज्या का दुगना व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन में व्यास दिया है तो आप उसको आधा करके त्रिज्या बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा 14 सेंटीमीटर व्यास है एक वृत्त का, तो बताओ त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। अभी क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग, आज के सेशन में केवल फॉर्मूले देखने जा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो दिल से लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, तो वो लोग भी जान पाएंगे यहाँ से। आइए दोस्तों अब आते हैं सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। तो पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त को अगर काट दे तो आधा हो जाएगा, इस तरह से कुछ उसका शेप बनेगा, है ना। अर्धवृत्त के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करके ये आधा हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। परिधि होती है इसकी पाई आर प्लस 2r, इसको और कॉमन निकालेंगे r को, तो ये बनेगा पाई प्लस 2। तो इस तरीके से ये हो गया आप लोगों के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, ये परिधि हो गई। तो यहां से हमने 4 शेप देख लिए, वर्ग, आयत, वृत्त और अर्धवृत्त। अब आते हैं आगे, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और अब हम चलते हैं अगले शेप्स की ओर। आइए दोस्तों अगले चीजों पर बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम त्रिज्याखंड, वृत्त से ही रिलेटेड है ये त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड क्या होता है दोस्तों, तो त्रिज्याखंड जो है 2 त्रिज्याओं से, जैसे इस तरह से ये वृत्त का केंद्र है, एक त्रिज्या इधर आएगी, दूसरी त्रिज्या इधर आएगी, और ये जो यहाँ त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा, इसको बोलेंगे हम त्रिज्याखंड, है ना। वृत्त के अंदर से कटा हुआ भाग त्रिज्याखंड। तो यहां पर हमें जब त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहां पर दोस्तों, यहां पर एक थीटा का निर्माण होगा। अब यहां पर आपको इसको ऐसा याद रखना है कि ये जो त्रिज्याखंड है ये किस में से कट रहा है, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे और यहां पर हम लगा देंगे थीटा का जो वैल्यू दिया होगा वो, और 360, क्योंकि वृत्त का केंद्रीय कोण कितने होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से इसका मान चाहिए हमें इतने एंगल का, तो थीटा बाई 360 लगा देंगे। तो इस तरह से आप त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। क्लियर दोस्तों। तो ये आप लोगों को कई जगह निकालने के लिए आएगा। चाप AB की लंबाई, चाप AB, चाप क्या होता है, तो यहां से A से लेके ये जो B तक चाप खींचा गया है, इसकी लंबाई अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या करेंगे,
चाप ये काय में से कट रहा है, ये जो है वृत्त की परिधि से कट रहा है, ये वृत्त की परिधि है, परिधि से इतना भाग कट रहा है, तो हम क्या करेंगे परिधि सूत्र लिखेंगे 2πr, वृत्त की परिधि होती है, इनटू θ/360 लगा देंगे, तो यहां से आपके पास चाप की लंबाई आ जाएगी, चाप AB की लंबाई। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज की अगर बात करूं तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, है ना। और त्रिभुज के सभी कोनों का योगफल, आंतरिक कोनों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये बेसिक सी चीजें ये सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज मिलेंगे आपको, एक मिलेगा समबाहु त्रिभुज, एक मिलेगा समद्विबाहु और एक मिलेगा विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह के से भुजाओं के आधार पर 3 तरह से बांटा गया है त्रिभुजों को। समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें दोस्तों, तो सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो, वो आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसकी भुजा को हम ए से डिनोट करेंगे, किससे? ए से। अब यहां पर इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, √3/4 × a²। परिमाप अगर निकालना है तो ये 3a से निकल जाएगा। ऊंचाई अगर निकालना है तो ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी h। तो यहां से हम लोग जो है इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो इसका बना बनाया फॉर्मूला आपके पास है √3/2 × a, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही बना है। तो यहां से आप लोग जो है समबाहु त्रिभुज की ये तीनों चीजें निकाल सकते हैं, ये आप लोगों के सामने फॉर्मूले लिख दिए मैंने। अगला आता है समद्विबाहु। अच्छा एक चीज और क्लियर कर लेते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज जो होता है इसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो दोस्तों इसके सभी अंतःकोण भी बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो होता है 60 डिग्री का, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा समबाहु त्रिभुज का। तो ये आप लोग याद रख लेंगे, छोटा सा पॉइंट दिमाग में। अगर आप देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु द्वि शब्द लग गया ना, तो जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक थोड़ी हटके हो, तो वो कहलाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये बहुत कम पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी हम इसको याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल आप विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के जैसे निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं निकालना है इसके जैसे, तो आपको इसका भी फॉर्मूला याद रख लेना है। इसका फॉर्मूला b/4 रूट के अंदर 4a - b², इससे आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अगला आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषम, विषम का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, जैसे ए, बी और सी, वो आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर भुजाएं अलग अलग होगी तो इसके तीनों कोण के मान भी अलग अलग होंगे। चलिए तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं हेरो का सूत्र। सुना होगा आप लोगों ने, हेरो का सूत्र, है ना। तो आइए देखते हैं हेरो का सूत्र। अच्छा यहां से आप लोग नोट कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर। विषमबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हम हेरो के सूत्र से निकालेंगे। हेरो के सूत्र के लिए सबसे पहले तो आपको आना चाहिए अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको कहा जाता है S। अर्ध परिमाप अगर निकाले तो पूरा परिमाप क्या होगा इसका, a + b + c, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास अर्ध परिमाप S का मान आ जाएगा। अब हमारा हेरो का सूत्र जो है, हेरो का सूत्र, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, इससे हम लोग जो है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर बाकी की क्यों नहीं निकाल सकते, तो समद्विबाहु का क्षेत्रफल भी आप हेरो के सूत्र से निकाल सकते हो। अब यहां से S का मान आ गया, ये होता है हेरो का सूत्र आपका S - a, S - b और S - c। इससे आप जो है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। S का मान कैसे निकलेगा, तो S का मान निकलेगा अर्ध परिमाप a + b + c/2। चलिए दोस्तों, तो यहां तक जो है सारी चीजें क्लियर है, उम्मीद करता हूं। अब एक लास्ट चीज देखते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। ये भी जो है अक्सर पूछा जाता है। आइए दोस्तों, आज का लास्ट फॉर्मूला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है ना। तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, या 2 रेखाएं जब एक दूसरे के लंबवत खींची जाए, तब यहां पर आप लोगों को पता है यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहां से अगर इसको मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो यहां से आप लोग याद रखिए दोस्तों कि समकोण त्रिभुज जो है इसमें एक कोण, इसकी ऐसी पहचान भी है कि जिसमें एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हो जाएगी जिनके नाम अलग अलग हैं। ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, इसी को लंब भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लंब, है ना। ये हो जाएगा आपका आधार या बेस, ये आपका हो जाएगा बेस, और ये आपका हो जाएगा कर्ण, है ना, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये इसको बोलेंगे लंब या ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। अगर इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार, 1/2 × आधार × ऊंचाई, है ना। तो आपको आधार और ऊंचाई अगर पता है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। अगर इन दोनों का गुणनफल भी आपके पास आ जाए तो भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं
आज का हमारा सेशन पूरा का पूरा फॉर्मूले पर था और फॉर्मूले आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इनको क्या करिए, आप बार बार लिखिए और याद करिए। शेप को लिखिए, शेप बनाइए, आकृति बनाइए और फॉर्मूला लिखिए, तो आप लोगों को धीरे धीरे याद होने लगेंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे तो क्वेश्चन के साथ में फिर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन तभी बन पाएंगे जब आप लोगों को फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।